अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुशामदीद कहते हैं जनाब। हस्ती मुस्कुराती और ख़ूबसूरत सी सुबह के साथ मैं हूं मुनीबा आसिफ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग जहां कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे। और आज क्योंकि वीकेंड है और वीकेंड पे हम भी कोशिश करेंगे कि अच्छे तरीके से वीकेंड बनाएं और आपका भी आज का जो वीकेंड है बहुत अच्छा गुजरे। तो जनाब आज के दौर में अगर बात की जाए तो जब दुनिया बड़ी तेज़ी से डिजिटल दुनिया की शक्ल इख्तियार कर चुकी है, रिमोट वर्किंग यानी कि घर से काम करने का जो रुझान है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है। जहाँ ये तर्ज़ ज़िंदगी हमें आरामदेह माहौल फराहम करती है, वहीं ये हमें नए चैलेंजेस का सामना करने पर भी मजबूर करती है। इन चैलेंजेस में से एक जो है वो है पर्सनल ब्रांड की तामीर करना, मतलब पर्सनल ब्रांडिंग करना, यानी अपनी पेशा वराना पहचान और साख को महफूज बनाए रखना। और आज हम इसी मौजू पर बात करेंगे कि ऐसे इदारों में जहां आप घर बैठे अपना काम भेजते हैं वहाँ अपनी साख को कैसे बरकरार रख सकते हैं, वहाँ अपनी प्रोफेशनल स्किल्स को किस तरह मनवा सकते हैं। दौरान मुलाजमत ऑफिस में हमारी मौजूदगी और बर्ताव हमारी शनाख्त का एक अहम हिस्सा होते हैं, लेकिन जब हम घर से काम कर रहे होते हैं तो हमारे पास ये मौका बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड होता है। ऐसे में हमें डिफरेंट टेक्निक्स का सहारा लेना पड़ता है ताकि हम अपनी साख को और पेशा वराना पहचान को मजबूत भी बना सकें, महफूज भी बना सकें। पहली चीज़ ये है कि आप अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस को मजबूत बनाएं, यानी घर से काम करने के दौरान आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस ही आपकी शनाख्त होती है। यानी कि बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं। सबसे पहले आ जाता है लिंक्डइन के बारे में, जैसी प्रोफेशनल नेटवर्किंग साइट्स पर एक मुकम्मल और प्रोफेशनल प्रोफाइल आप लोगों ने बनानी है। दूसरा ये कि अपनी प्रोफाइल पिक्चर को हमेशा आपने पेशा वराना रखना है और अपनी सलाहियतों, तजुर्बात और कामयाबियों को वहाँ पर हाईलाइट करना है। अपने काम को, अपने ख़यालात को उसका इजहार करने के हवाले से ब्लॉग पोस्ट या फिर आर्टिकल्स की शक्ल में भी आप वहाँ पर पोस्ट कर सकते हैं। वक्त के साथ साथ क्या होता है, ऑनलाइन कम्युनिटी आपको जानने लग जाती है और आप बाकी कंपनीज़ की नज़र में भी आ जाते हैं। ये भी याद रखें कि आपका असल ब्रांड इस बात में ही है कि आपकी गैर मौजूदगी में लोग आपके मुताल्लिक क्या बात करते हैं, तो इस पर काम करें। दूसरी चीज़ कि अपनी कम्युनिकेशन पर काम करें। घर बैठे काम करने का ये मतलब हरगिज़ नहीं होता कि आप अपने कुलीग्स या फिर अपने बॉस से रब्ता मुनक़ता कर दें या उसे अहमियत ही ना दें, बिकॉज़ हम लोग घर पर काम कर रहे हैं तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है उनसे काम करने की। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे भी ग्रो करें और दूरी को ख़त्म करें। रिमोट जॉब होती है जो उसमें कम्युनिकेशन सबसे अहम चीज़ होती है, क्योंकि ईमेल्स, मीटिंग्स और वर्चुअल कॉल्स के दौरान हमेशा वाज़े, लिमिटेड और मौसर अंदाज में हमने बात करनी होती है। तो अपने और दूसरों के वक्त का भी एहतराम करना और अपनी हाज़िरी को साबित करने के लिए आपने रेगुलर अपडेट्स और प्रोग्रेस रिपोर्ट्स फराहम भी करनी है। तीसरी चीज़ जो कि प्रोफेशनल नेटवर्किंग होती है, यानी इस दौरान भी अपने नेटवर्क को मजबूत बनाने की कोशिश करें। वर्चुअल इवेंट्स, वेबिनार्स और ऑनलाइन फोरम्स में शिरकत करें ज़्यादा से ज़्यादा। यहाँ आप अपने ख़यालात का इजहार कर सकते हैं, दूसरों की राय सुन सकते हैं, दूसरों के साथ नए नए ताल्लुकात बना सकते हैं। इस तरह आप अपने फील्ड में अपनी मौजूदगी को बढ़ा सकते हैं। चौथी बात यह है कि आप इस दौरान अपनी ज़िम्मेदारी को समझें, यही आपकी शनाख्त की बुनियाद बनती है। वक्त की पाबंदी, काम की ज़िम्मेदारी, मुस्तकिल मजाजी के असूलों पर अमल करें। अपने काम को वक्त पर मुकम्मल करें और डेडलाइंस की पाबंदी ज़रूर करें। मैं तो कहती हूँ डेडलाइन से पहले ही आपका काम मुकम्मल हो जाना चाहिए। इस तरह क्या होता है, आपकी साख में इजाफा होता है। पांचवी बात यह है कि मुसलसल सीखते रहें और तरक्की करते रहें। आपकी साख तभी मजबूत हो सकती है जब आप ख़ुद को मुसलसल बेहतर बनाते हैं, नए हुनर सीखते हैं, अपनी मौजूदा सलाहियतों को बेहतर बनाने के लिए काम करते हैं और अपने फील्ड में होने वाली नई तब्दीलियों से आगाह रहते हैं। इसके लिए आप बहुत सारे ऑप्शंस ऑप्ट कर सकते हैं, जस्ट लाइक ऑनलाइन कोर्सेज़ हैं, वर्कशॉप्स हो रही होती हैं, सर्टिफिकेशंस हो रही होती हैं। आप उनका भी सहारा ले सकते हैं, जिनके थ्रू आप बहुत सारे नए स्किल्स सीख सकते हैं। नई जो तब्दीलियाँ आ रही होती हैं, नई इन्वेंशंस हो रही होती हैं हमारी साइंस में, हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से या बाकी चीज़ों में, बाकी फील्ड में, आप उसमें एक्सेल कर सकते हैं सर्टिफिकेशन करके या ऑनलाइन कोर्सेज़ के थ्रू भी। आजकल तो वैसे भी फ्री कोर्सेज़ बहुत ज़्यादा
हमें ऑनलाइन मिलते हैं जिनको हम लोग ऑप्ट कर सकते हैं, जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो हमेशा मुझे लगता है कि हमें सीखने का जो दरवाज़ा है ना वो खुला रखना चाहिए। अभी हम आगे बढ़ेंगे और कुछ बात करेंगे हेल्थ के हवाले से कि जनाब आज हमने किस तरह अपने मेटाबॉलिज्म सिस्टम को बेहतर बनाना है, हमने इस पर बात करनी है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मोहित खान मौजूद हैं जो कि क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन है। मोहित, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। मोहित, सबसे पहले तो बताइए मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर्स होते क्या हैं, क्या बीमारियां हैं ये? जी ज़रूर। अगर हम मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर्स की बात करें तो सबसे पहले हमें इसे सेलुलर लेवल पर जानने की ज़रूरत है। हमारे सेल में जितने भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही हैं और जितने भी एंजाइमेटिक रिएक्शंस चल रहे हैं हमारे सेल को सस्टेन करने के लिए और डिफरेंट डेली एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए। दूसरी बात ये कि जब मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स की बात आती है तो सीरीज़ ऑफ केमिकल रिएक्शंस हैं जो हमारे सेल के अंदर पाए जाते हैं और वो एबनॉर्मली अगर चेंज हो जाएं तो उनको हम मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स कहते हैं। अब मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स की भी हमारे पास बहुत सी टाइप्स हैं। इट्स अ सिंड्रोम हम इसे रेफ़र करते हैं कि इसके अंदर बहुत सी सीरीज़ ऑफ डिसऑर्डर्स है जिसके अंदर हमारे पास डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया है, हाइपर लिपिडीमिया है और हाइपर यूरिसीमिया है। और इसकी अगर हम मेजर कॉज की बात करें तो वो ओबेसिटी है। हमारे पास 5 से 6 इंडिकेटर्स हैं जिनके ऊपर हम घर में बैठे हुए लोग भी इस बात को पता चला सकते हैं कि अगर वो इन इंडिकेटर्स पर पूरा उतरते हैं तो वो मेटाबॉलिक सिंड्रोम का आने वाली लाइफ में शिकार हो सकते हैं। तो पहला इंडिकेटर अगर हम बात करें तो इसके अंदर हमारे पास हाइपरटेंशन के लिए अगर हमारी ब्लड प्रेशर की जो रीडिंग है या जो 135/80 से ज़्यादा आ रही है जो कि हमारी प्री हाइपरटेंसिव की रेंजेस में भी फॉल करती है और फॉर अ लॉन्ग रन ऑफ पीरियड अगर आपकी हाइपरटेंशन है, अगर आप 130 आ रहे हैं तो दैट्स द फर्स्ट इंडिकेटर। अच्छा, आप जो है मेटाबॉलिक सिंड्रोम का आने वाली लाइफ में शिकार हो सकते हैं। सेकेंड इंडिकेटर इज़ हमारा फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल। अगर आपका फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल निहार अगर आप शुगर चेक करें वो 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा हो तो दैट्स द सेकेंड इंडिकेटर। ओके। थर्ड वन वी हैव इज़ हमारा जो वेस्ट लाइन है जो जिसे हम अपना विसरल फैट कहते हैं, अराउंड हिप हो गया और अराउंड एब्डोमिनल फैट। अगर हम इसके लिए हमारे पास एक 35 इंचेस से ज़्यादा फॉर फीमेल्स एंड 40 इंचेस या उससे ज़्यादा फॉर मेन अगर हमारी वेस्ट हो तो दैट्स द अनदर इंडिकेटर कि हमारे पास ये 3 इंडिकेटर्स हैं। अब जिन लोगों ने कभी लिपिड प्रोफाइल करवाई हो वो इन 2 नाम से वाकिफ़ होंगे, ट्राइग्लिसराइड्स लेवल एंड HDL लेवल्स। ठीक है। अगर आपके ट्राइग्लिसराइड लेवल्स 150 मिलीग्राम से हाई हैं और HDL लेवल्स फॉर मेन इट्स लेस देन 40 एंड फॉर विमेन इट्स लेस देन 50। ठीक है। तो ये हमारे पूरे एक पैरामीटर्स हैं जिन पर आप जो है इस बात का पता चला सकते हैं कि इन लॉन्ग रन आप मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स का शिकार हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। ये वाली जो पहली चीज़ें हैं जो फाइन कार्ब्स हैं, रिफाइंड कार्ब्स हैं, उनसे आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है। बिल्कुल। देखिए हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स के 2 सोर्सेज हैं। एक है हमारे पास सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स एंड द अदर वन इज़ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में हमारे पास आ जाती है हमारे पास चावल है, पॉलिश्ड राइस जिसे हम कहते हैं, जो घर में आम चावल यूज़ हो रहे होते हैं। ठीक है। दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाती है हमारी गंदम। तो गंदम जो है हमारे पास सिंपल शुगर्स हैं, ये बॉडी में कन्वर्ट हो जाते हैं, जाके हम खाना खा रहे हैं गंदम है क्योंकि हमारा स्टेपल फूड है यहाँ पर। कुछ ममालिक ऐसे भी हैं जहाँ पर स्टेपल फूड पास्ता या पास्ता और पोटैटोज़ यूज़ किए जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान, बांग्लादेश, हमारे साउथ एशियन कंट्रीज़ में हमारे पास चावल और गंदम ही हमारी मेजर डाइट का सोर्स है या जो हमारी मेजर कैलोरीज हैं वो हमें इन चीज़ों से प्रोवाइड हो रही होती हैं। तो जो सिंपल कार्ब्स हैं वो बॉडी में जाके जो है एब्जॉर्ब जल्दी हो जाते हैं, तो जाके सिंपल शुगर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और सिंपल शुगर्स जो हैं आपके ब्लड स्ट्रीम का पार्ट बन जाती हैं। ब्लड स्ट्रीम का पार्ट होने की वजह से अब हमारे पास एक टर्म है गट ट्रांजिट पीरियड। ट्रांजिट पीरियड हम कहते हैं प्रोसेस जिससे एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस से लेके एक्सक्रीशन तक का प्रोसेस जितनी देर में खाना हमारी गट में स्टे कर रहा है उसे हम ट्रांजिट पीरियड कहते हैं। तो जो सिंपल शुगर्स हैं वो गट ट्रांजिट पीरियड कम कर देती हैं। सिंपल शुगर्स जल्दी मेटाबोलाइज हो जाती हैं, जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती हैं और जल्दी बॉडी से एक्सक्रीट भी हो जाती हैं। ठीक है। और हमारी गैस्ट्रिक एम्प्टिंग का जो प्रोसेस है उसको फास्ट कर देती हैं। बट एज कम्पेयर टू कॉम्प्लेक्स कार्ब्स की अगर बात की जाए तो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स जो हैं वो हमारी गट ट्रांजिट पीरियड को डिले कर देते हैं
क्योंकि उनको अच्छा। टाइम लगता है मेटाबोलाइज होने Digest होने में, में। डाइजेस्ट होने में, क्योंकि हमारे पास 3 प्रोसेसेस हैं। सबसे पहले न्यूट्रिएंट जो है एब्जॉर्प्शन की तरफ जाएगा, फिर यूटिलाइजेशन की तरफ, ठीक है। फिर मेटाबॉलिज्म, एंड फोर्थ वन इज एक्सक्रीशन। ठीक ये है। 4 प्रोसेसेस हैं हमारे न्यूट्रिएंट्स के बॉडी में एब्जॉर्ब होने के। तो जो कॉम्प्लेक्स कार्ब की बात कीजिए तो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में हमारे पास आजकल हम बहुत सुनने को मिलता है, हमारे पास है एक मल्टीग्रेन। हाँ, मल्टीग्रेन हमारे पास कॉम्प्लेक्स कार्ब्स का सोर्स है। है। और एवरी फूड्स एंड वेजिटेबल्स दैट कंटेन फाइबर इन इट। फाइबर भी जो है हमारे पास कॉम्प्लेक्स कार्ब्स की सूरत में है। लेकिन जब आपने फाइबर और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स का इंटेक करना है तो आपने मेक श्योर करना है कि आपका जो हाइड्रेशन स्टेटस है वो मेंटेन हो। ओके, ठीक है। मतलब फिर ही जाके आपकी सारी चीज़ें जो है बिल्कुल, वो manage बेहतर रहेंगी, होंगी, बिल्कुल। मैनेज हो पाएंगी। अच्छा, फिर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, अगर लिक्विड में बात कर ली जाए या जिस तरह हम लोग बहुत सारी ड्रिंक्स पी रहे होते हैं और हमें लगता है कि इससे शायद हमारा मेटाबॉलिज्म जो है वो फास्ट होगा, ये जिस तरह लेमन वाटर से कहते हैं कि वो आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट करता है, इस तरह की और भी काफ़ी मिथ्स हैं। तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे वाकई हमारा मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है, जिनका अगर हम इनटेक डेली अपनी रूटीन में करना शुरू कर दे तो? अच्छा, अगर डाइट में बात की जाए तो हमारे पास जो है एडाप्टोजेंस, हमारे पास एक टर्म है जिसके अंदर अगर हम ज़ीरा शामिल कर लें अपनी डाइट के अंदर, अच्छा। ज़ीरा है, सफ़ेद ज़ीरा या काला ज़ीरा जो आप अपनी डाइट में ऐड करना चाहें। उसके अलावा हमारे पास ये कुछ जड़ी बूटियाँ, कुछ हर्ब्स पाई जाती हैं जो हमारा मेटाबॉलिज्म नेचुरली तौर पे फास्ट कर देती हैं या उनको रैपिड कर देती हैं। और लेकिन अब इनको लेने का भी एक तरीका है। अगर आप ज़ीरा या आप लेमन वाटर आप सुबह के टाइम पे लें निहार मुँह, तो आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट हो सकता अच्छा। है। बिल्कुल। और दूसरी बात, आपने अपना फिर हाइड्रेशन स्टेटस मेंटेन रखना है। ऑल थ्रू आउट द डे आपने कम से कम कोशिश करें 8 से 10 ग्लास पानी पिएं। और इसके साथ अपनी डाइट में जो है प्रोसेस्ड पैकेज्ड फूड, सिंपल शुगर्स, चीनी, मैदा की बनी हुई चीज़ें, मिठाइयाँ, इन सब चीज़ों से गुरेज करें और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स की तरफ आप शिफ्ट करें। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो हमारे पास नेचुरली प्रेजेंट चीज़ें हैं उनकी तरफ ज़्यादा आपको इंक्लाइंड होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू प्रोसेस्ड और पैकेज चीज़ें। तो कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम कॉम्प्लेक्स कार्ब्स का ही हम जो हमारा जो मेजर कैलोरिक इंटेक है वो कॉम्प्लेक्स कार्ब से ही हो। दूसरा, लीन प्रोटीन्स हैं हमारे पास। अगर हम फ़ैट की बात की जाए तो हमारे पास ओमेगा 3, ओमेगा 6 के जो हेल्दी फैटी एसिड्स हैं उनके सोर्सेज में हमारे पास नट्स आ जाते हैं। नट्स एंड सीड्स फिश है, सीड्स है, हाँ, फिश है। देखिए यहाँ पर तो अभी गर्मियों में तो हमारे पास इतनी फिश अवेलेबल नहीं होती, बट अगर नट्स की बात की जाए तो जिन लोगों को नट्स से कोई एलर्जी नहीं है तो वो नट्स का इंटेक भी मेक श्योर कर सकते हैं अपने ओमेगा 3 और ओमेगा 6 की इंटेक को पूरा करने के लिए। अच्छा, ओमेगा 3 और ओमेगा 6 हमारी जो RDA के मुताबिक 50 to 100 मिलीग्राम हमें रोज़ चाहिए होता है डेली। बिल्कुल। और अगर हम 5 से 6 बादाम ले लें तो उससे भी हमारी जो ओमेगा 3 की इंटेक है वो पूरी हो सकती है। क्योंकि ओमेगा 3 की हम जो बात करें तो ओमेगा 3 के इम्पॉर्टेंस को हम डिनाई नहीं कर सकते। हमारे ब्रेन का जो ड्राई मैटर है दैट 50% कंप्राइज्ड ऑफ ओमेगा 3, और ओमेगा 3 हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती, हमें डाइट के थ्रू ही लेना है। और जो हमारे पास कोकोनट ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल है, देसी घी, ये सब चीज़ों में भी इसमें भी ओमेगा 3 पाया जाता है। अच्छा, अगर आपका मेटाबॉलिज्म ही डिस्टर्ब रहता है तो क्या आपके अंदर हार्मोनल चेंजेस भी आती हैं लोगों में या हमारे ओवरऑल बॉडी के अंदर? देखिए, अगर हार्मोनल चेंजेस की बात कीजिए तो हमारे पास 5 हार्मोन्स हैं जिनको हम बात करते हैं हार्मोनल चेंजेस में। सबसे पहले हमारे पास FSH है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। सेकंड वन वी हैव इज LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। थर्ड वन वी हैव प्रोलैक्टिन, टेस्टोस्टेरोन है, और फिर एंड पे हमारे पास आ जाता है थायराइड। अच्छा, हमारे जब भी आप किसी डॉक्टर के पास कोई जाए बंदा और जाके कहे कि हमारा वज़न बढ़ रहा है और हमारी हार्मोनल इंस्टेबिलिटी की वजह से बढ़ रहा है, नहीं, आपका जो हार्मोनल इम्बैलेंस है उसकी वजह से वज़न नहीं बढ़ रहा, वज़न बढ़ने की वजह से आपको हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है। ठीक तो है। जो हमारा वज़न बढ़ने की वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस है आपकी बॉडी में और बाकी जितने भी अंडरलाइंग कॉजेज़ हैं उन सब की वजह से आपको हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है, जिसकी वजह से आपको अपना थोड़ा लाइफस्टाइल एक्टिव करना है। कम से कम आप एक हफ्ते के अंदर 75 मिनट्स वॉक कर लें। और अपना जो है अगर मैं आपके साथ एक स्टडी शेयर करूँ तो एक स्टडी डायबिटीज़ के हवाले से हुई थी। डायबिटीज़ प्रिवेंशन कंट्रोल प्रोग्राम था जिसके अंदर उन्होंने 2 ग्रुप्स लिए और दोनों ग्रुप्स के पार्टिसिपेंट्स इक्वल थे, और उन दोनों ग्रुप्स के अंदर उन्होंने प्री डायबिटिक्स को लिया और लैब टेस्टिंग के थ्रू कंफर्म किया गया कि वो दोनों सब पार्टिसिपेंट्स जो हैं प्री डायबिटीज़ की रेंज में फॉल करते हैं। 3 साल के लिए स्टडी कंडक्ट की गई। फर्स्ट ग्रुप के लोगों को उन्होंने एक्टिव लाइफस्टाइल
करने को कहा और Okay. दूसरा कैलोरी कंट्रोल। एक्टिव लाइफस्टाइल के साथ कैलोरी कंट्रोल भी ज़रूरी है। अगर आपका लाइफस्टाइल एक्टिव है लेकिन अगर आपके खाने पीने में कोई कमी नहीं आ रही तो कोई फ़ायदा नहीं है इस चीज़ Okay. का। और फिर सेकंड ग्रुप में उन्होंने वो लोग लिए जिनको सिर्फ उन्होंने मेटफॉर्मिन दे दी। मेटफॉर्मिन ड्रग है जो आपकी डायबिटीज़ को कंट्रोल करता है। अच्छा। 3 साल के अरसे के बाद देखा गया कि जिन लोगों को कैलोरी कंट्रोल और एक्टिव लाइफस्टाइल करने को कहा गया था उनमें से 50% लोगों के चांसेस फ्यूचर में जाके डायबिटीज़ को अडॉप्ट करने के कम हो गए थे। ओह वाओ। तो आपने जहाँ पर एक्टिव लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना है वहाँ आपने अपने कैलोरी काउंट का भी ख्याल करना है और कैलोरी काउंट में भी आपने सबसे पहले अपने कार्ब्स को मैनेज करना है। कार्ब्स को मैनेज करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप अपनी डेली जो लाइफ है उसमें से कार्ब्स को माइनस कर दें, कार्ब्स को कट डाउन कर दें। और अगर देखें ये बात भी एप्लीकेबल नहीं है कि आप बिल्कुल रोटी चावल छोड़ वही दें। ना, हाँ वही मैं आ रही थी कि हमें लगता है कि यही सिर्फ चीज़ें और डेली रूटीन में हम यही खा रहे होते हैं, हम वो फैंसी फूड नहीं खा सकते हैं। तो हम फिर किस तरह एलिमिनेट कर सकते हैं डेली लाइफ में? फैंसी फूड की जगह अगर हम सादा ग़िज़ा अडॉप्ट कर लें तो दैट्स मोर गुड, दैट्स मोर बेनिफिशियल फॉर अस। तो सादा ग़िज़ा में आप अगर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के साथ स्टिक रहें, 2 से 3 सर्विंग रोज़ वेजिटेबल्स की लें इन द फॉर्म ऑफ बाउल। आप कोई वेजिटेबल सैलेड ले लें, उनके ऊपर आप ऑलिव ऑयल की सीजनिंग कर लें, आप कोई सीड्स, फ्लैक्स सीड्स या पम्पकिन सीड्स उसके ऊपर थोड़े से स्प्रिंकल कर लें, तो वो आपका एक मील तैयार हो जाता है। ज़रूरी नहीं कि आपने सुबह भी रोटी, दोपहर भी रोटी, रात भी रोटी खानी है। तो जो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हैं इनके सोर्सेज को थोड़ा सा जो है ना वो या तो आप चोकर के आटे की तरफ आ जाएं, वाइट ब्रेड को ना लें, उसको वाइट ब्रेड को मल्टीग्रेन कर लें, मल्टीग्रेन ले लें, बिल्कुल आप ब्राउन ब्रेड पे शिफ्ट हो जाएं और फिर आप जो है अपने इस तरह के मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से बच सकते हैं। ठीक है, अपनी डेली लाइफ में थोड़ी बहुत अपनी कैलोरीज को कट करके आप ये चीज़ें जो है ये इसको बेहतर कर सकते हैं। हार्मोनल प्रॉब्लम्स भी, और क्या इसी वजह से जिस तरह हमने बात की हार्मोनल प्रॉब्लम्स हैं और देन आपका वेट भी स्टक हो जाता है। बहुत से लोग कहते हैं कि हम जितनी मर्ज़ी डाइट कर लें, जितना मर्ज़ी एक्सरसाइज कर लें, बट हमारा जो वेट है वो एक पॉइंट से नीचे नहीं जाता है। क्या वो इसी वजह से है कि आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो डिस्टर्ब होता है? अच्छा, ऐसा होता है कि जब आपका वेट एक जगह पे स्टक हो गया है और आपकी डेली रिक्वायरमेंट 2000 किलो कैलोरीज है फॉर इंस्टेंस और आप 1500 ले रहे हैं, तो फिर आपको 3 मंथ्स अगर आपने वो 1500 कैलोरीज लिए तो फिर आपको 1 मंथ का रेस्ट चाहिए, तो आपकी बॉडी भी जो है उस चीज़ की यूज टू नहीं हो पा रही। तो फिर आप 1 मंथ का रेस्ट लें और 1 मंथ के बाद आप दोबारा से अपने कैलोरीज को कट डाउन करें और दोबारा से अपना जो एक्टिव लाइफस्टाइल है उसको शुरू करें। हार्मोनल इम्बैलेंस में यहाँ पर फीमेल्स का आजकल जो मसाइल हैं, हमारे पास PCOS है। आप डॉक्टर के पास जाएं, आप सबसे पहले वो आपको दवाई नहीं देगा, वो आपको कहेगा कि अपनी लाइफ में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस लेके आएँ, आप अपनी डाइटरी मॉडिफिकेशंस लेके आएँ। अब अगर PCOS के हवाले से बात की जाए, हर दूसरे तीसरे घर में ये मसला है, ये मसला पाया जाता है। तो PCOS के लिए सबसे बेहतर तो आपने अपनी डाइट से जो है ना डेयरी सोर्स कट करना है। डेयरी का सोर्स आपने जो है ना थोड़ा सा कट डाउन करना है उसे। डेयरी में हमारे पास चीज़ है, मिल्क है और हमारे पास दही आ जाता है। तो अब आपके पास जो ऑल्टरनेटिव सोर्सेज हैं कैल्शियम के, वो आपके पास सीड्स आ जाते हैं। सीड्स रिच इन कैल्शियम है, सीड्स हैं हमारे पास, नट्स हैं, लेकिन आपने पीनट्स अवॉइड करने हैं। पीनट्स अवॉइड करने हैं। आप आलमंड्स ले सकते हैं, कैश्यूज़ ले सकते हैं, आप इसके अलावा और भी चीज़ें ले सकते हैं जितनी भी नट्स और सीड्स की कैटेगरी में फॉलो करती हैं। दूसरा, आपने कोशिश करनी है कि आप वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का इंटेक ज़्यादा करें। और हमारे पास 2 हमारे बैक्टीरियाज होते हैं, जैसे बिफिडो बैक्टीरिया कहते हैं और दूसरा लैक्टोबैसिलस है। हमारे गट के लिए हेल्दी बैक्टीरिया हैं, गट को नरिश करते हैं। तो कोशिश करें फाइबर का इंटेक ज़्यादा करें। पानी जो है वो आप 8 से 10 गिलास रोज़ पिएं। और सबसे बड़ी बात, आपने अपना स्लीप साइकिल मेंटेन रखना है। अगर हमारी, क्योंकि बॉडी का एक सर्केडियन रिदम है, हमारी बॉडी उसके मुताबिक जो है चल रही है। और सबसे बड़ी बात, 28 डेज़ के बाद अगर आपका साइकिल जो है वो दोबारा से हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो वो आपका एक सर्केडियन रिदम है, अल्लाह ताला ने डिज़ाइन किया है ऐसे। तो आपने जो है कम से कम 8 घंटे की नींद ज़रूर लेनी है। रात को जागना और दिन में सोना सबसे बड़ी जो है ना हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह है। फिर उसके बाद हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल, कम से कम कोशिश करनी चाहिए कि 75 मिनट्स अ वीक आप एक्सरसाइज ज़रूर करें। मैं नहीं कह रही कि बहुत कोई हार्ड एक्सरसाइज करें, लेकिन कम से कम 75 मिनट्स ब्रिस्क वॉक इज़ इनफ। ब्रिस्क वॉक तेज़ कदमों से 75 मिनट्स एक हफ्ते में चल लें। और अगर आप इसको रोज़ पे अगर डिवाइड करें तो 15 से 20 मिनट वॉक रोज़ ज़रूर करनी चाहिए तेज़ कदमों से। और इससे आप इंसुलिन रेजिस्टेंस से बच सकते हैं, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से बच सकते हैं। और सबसे ज़्यादा ये उन लोगों के लिए है जिनको टेंडेंसी ज़्यादा है। और टेंडेंसी किन लोगों में ज़्यादा है? जिनकी फैमिली हिस्ट्री है। हाँ, यहाँ पर तो हमारे पेरेंट्स को डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव हैं, तो उनके बच्चों को ज़्यादा जो है इस सब चीज़ों को कट डाउन करने की ज़रूरत है। जंक
जंक फूड हमारे पास हाई कैलोरिक हैं। वो और आजकल वो इतना ज़्यादा कह लें कि पेनिट्रेट कर गया हुआ है हमारी पूरी सोसाइटी के अंदर कि हम उसके बगैर रह नहीं सकते हैं। और जहाँ पर हम कैलोरिक डेंस मील्स की बात करें हैं, अगर फॉर इंस्टेंस यहाँ पे बात की जाए तो एक हमारा जो चिप्स का पैकेट है, अगर आप उसके न्यूट्रिशन फैक्ट्स देखें तो वो 50 ग्राम का एक पैकेट हमें 600 से 700 कैलोरीज ज़रूर दे रहे हैं, लेकिन 600 से 700 कैलोरीज से आपका पेट नहीं भर रहा। तो उन कैलोरीज को हम बोलते हैं एम्प्टी कैलोरीज, जिनसे आपको कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे। तो आपने कोशिश करनी है आपने न्यूट्रिएंट डेंस मील्स, मतलब सिर्फ आपको फैट मिल रहा है और कुछ नहीं मिल रहा है। बिल्कुल ऐसे। और फिर देखें आप न्यूट्रिशन फैक्ट्स पढ़ें तो उनके अंदर सोडियम जो है काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है। जितने भी हमारे पास प्रोसेस्ड और पैकेज्ड फूड हैं उनकी प्रिजर्वेशन में सोडियम ऐड किया जाता है। और जितने आजकल हमारे बच्चे जो पैकेज प्रोडक्ट्स खा रहे हैं वो हाइपर एक्टिव क्यों है? सोडियम की जो ज़्यादा अमाउंट है वो हमें फिर हाइपर एक्टिविज्म की तरफ लेके जा रही है। हाइपर एक्टिविज्म की वजह से जितने भी हमारी जो एपेटाइट है वो अफेक्ट हो रही है, और जितने भी हमारे जो जिन्हें आप नफ्सियाती मसाइल कहते हैं बच्चों में खास तौर पे हाइपर एक्टिविज्म और बहुत से स्पीच डिले आ जाता है, बिहेवियरल इशू आ जाते हैं बच्चों के अंदर आजकल जो है वो ज़्यादा हो रहे हैं सोडियम इंटेक की वजह से। तो सोडियम इंटेक को लिमिट करने की ज़रूरत है हमें। अच्छा, लेकिन एक दिन में अगर देखा जाए हमारे घरों में भी जो नमक यूज़ होता है वो एक दिन में कितनी रिक्वायरमेंट होती है, एक बंदा कितना, क्योंकि अब हर चीज़ को हम बिल्कुल ही कट ऑफ नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं हमें इस चीज़ की ज़रूरत होती है। अब जैसे हमने थोड़ा बहुत मीठा खाना है या चीनी का इंटेक हमने करना है डेली लाइफ में ताकि हमें एनर्जी मिले, इसी तरह हमें नमक का भी थोड़ा बहुत इस्तेमाल करना है, तो कितनी उसकी क्वांटिटी होनी चाहिए एक दिन में? हमारे पास जो सॉल्ट का RDA है, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, दैट इज 2500 मिलीग्राम्स पर डे फॉर बोथ मेन एंड वुमेन। 1200 मिलीग्राम एक बड़ा चम्मच खाने का आप समझ लें, एक दरमियाना चम्मच, इससे ज़्यादा नहीं। तो कोशिश करनी चाहिए नमक भी आप थोड़ा एहतियात से इस्तेमाल करें, लिमिटेड। और फिर शुगर्स की जहाँ पर बात की जाए तो नेचुरल शुगर्स अपनी डाइट में ऐड करें। नेचुरल शुगर्स हमारे पास जितने भी हमारे पास फ्रूट्स अवेलेबल हैं उनके अंदर नेचुरल शुगर्स पाई जाती हैं। और जितनी हमारे पास ये ब्राउन शुगर है और शक्कर है, अगर यहाँ पर एक और बात, शक्कर, गुड़, ब्राउन शुगर, सफ़ेद चीनी, इन सब का ग्लाइसेमिक इंडेक्स देखा जाए, हमारा एक वर्ड होता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स। डायबिटिक्स के लिए ग्लाइसेमिक इंडेक्स का वर्ड यूज़ किया जाता है कि कार्बोहाइड्रेट्स की रेशो कितनी प्रेजेंट है एक सर्टेन फूड के अंदर। तो ये इन सब चीज़ों के अंदर ग्लाइसेमिक इंडेक्स ऑलमोस्ट इक्वल है। हाँ, बस तो ये सिर्फ मार्केटिंग के फॉर्म चेंज है बस उनकी। ये सिर्फ मार्केटिंग के टूल्स हैं कि आप शक्कर ले लें, कैंड्रोल ले लें, लेकिन स्टिविया क्लेम करता है कि वो 0 कैलोरिक है। अच्छा, और वो है भी वैसे? बिल्कुल 0 कैलोरिक है स्टिविया। अच्छा, मतलब आप उसके ऊपर शिफ्ट हो सकते हैं बाकी शक्कर, गुड़ और ये सारी चीजें। अगर आपको मीठे की ज़्यादा क्रेविंग हो रही है तो आप स्टिविया यूज़ कर सकते हैं, इट्स सेफ टू यूज़। लेकिन चीनी और इन सब चीज़ों को, आर्टिफिशियल मीठा जो है उसको अवॉइड करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, कहते हैं अगर ज़्यादा भी क्रेविंग हो रही है तो आप खजूर खा लें, बिल्कुल उसमें वो भी मीठी है और वो अच्छी है ज़्यादा है, और आपकी जो एक दिन की मीठे की रिक्वायरमेंट है वो 1 या 2 खजूर से पूरी भी हो सकती है, तो वो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, जैसे आपने बात की कि हमें गुड फैट जो मिल रहा होता है, बहुत सारे हमें वाइटामिन और बाकी न्यूट्रिएंट्स भी हैं, नट से भी मिल रहे हैं और हमें सीड से भी मिल रहे हैं। अब कहा जाता है कि जिस तरह गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है, इस गर्मी में वो नहीं खाने चाहिए, एक्ने प्रॉब्लम हो जाती है, गर्मी हो जाती है आपके मैदे के अंदर, तो ये चीज़ें जो है हमें सर्दियों में इसका इंटेक ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है, तो फिर क्या करें? अच्छा, हमारे पास ना फूड की एक टर्म होती है थर्मोजेनिक इफेक्ट ऑफ फूड, जिसे आम जुबान में हम तासीर कहते हैं। तो वैसे प्रॉबेबली समझा जाता है कि जो नट्स एंड सीड्स हैं उनकी तासीर गर्म होती है, लेकिन इट्स जस्ट अ मिथ। नट्स की सीड जो है ठीक है, लेकिन अगर आप देखें, अगर आपको एलर्जी है, नट्स से एलर्जी है, आपको कोई फूड एलर्जी है, तो आप फिर अवॉइड करें, क्योंकि बॉडी टू बॉडी वेरी करता है। मैं सबके लिए नहीं कह रही, बट जिनको फूड से, जिनको नट्स एलर्जी है, जिनको कोई पीनट्स खाने के बाद कोई एलर्जी हो जाती है, या जिनको पता है, तो वो ना खाएं, ठीक है, उनके लिए सही नहीं है। लेकिन अगर जिनको नहीं होती तो उनके लिए सेफ टू यूज़। 6 से 7 बादाम, या आप एक तरह समझ लें कि हैंडफुल ऑफ नट्स, लेकिन हैंडफुल ऑफ नट्स भी अब लोग कहते हैं कि दोनों मुट्ठियों से खा लें, लेकिन नहीं। तो फिर इसके पास हमारे पास एक और एक स्टैंडर्ड साइज़ है 1/4 कप। अच्छा, 1/4 कप आप मिक्स नट्स जो हैं वो ले सकते हैं, लेकिन नट्स शुड बी अनसॉल्टेड। अच्छा, दूसरा मुझे बताइए कि बहुत से अब आप भी जैसे और भी डॉक्टर्स हैं या न्यूट्रिशन हैं, कुछ कहती हैं जो आप नट्स हैं या फिर जो सीड्स हैं, आप उनको उनकी ओरिजिनल फॉर्म में खाएं, यानी कि
आप उनको उसी तरह खाएं जिस तरह वो हैं। अब कुछ कहते हैं आप उनका पाउडर बनाकर भी खा सकते हैं, बट पिछली दफ़ा एक और आई हुई थी डॉक्टर थी, उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि जब आप उनको पाउडर बनाते हैं ना तो उनकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो कम हो जाती है, तो इसलिए उनको उनकी असल फॉर्म में ही खाएं आप। बिल्कुल। लेकिन जो हमारे पास नट्स हैं या सीड्स हैं, उनकी जो आउटर आपने देखी होगी कवरिंग है, जो शेल है, अल्लाह ताला ने उसके अंदर भी ग़िज़ाइयत रखी है। ठीक है। उसके अंदर भी हमारे पास कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ फाइबर प्रेजेंट है। फाइबर ने हमारी बॉडी में जाके या गट को जाके नरिश करना है, हेल्दी बैक्टीरिया को नरिश करना है। तो अगर आप उसकी जो ओरिजिनल फॉर्म है उसमें लेंगी तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर किसी को कोई इशू है, कोई च्यूइंग का इशू है, कोई मैस्टिकेशन प्रॉब्लम्स हैं, तो फिर आप उसे पाउडर फॉर्म में ले सकते हैं। ठीक है। लेकिन अगर आपको कोई दांतों का मसला नहीं, कोई चबाने का इशू नहीं है, तो फिर आप उसको नेचुरली जिस फॉर्म में वो है उसी फॉर्म में कंज्यूम करें। मतलब कि कोई न्यूट्रिशन उसकी ख़राब हो रही है या ऐसा कोई मसला नहीं है अगर उसको पाउडर की फॉर्म में लें। लेकिन विटामिन्स मिनरल्स की तकरीबन अमाउंट सेम ही रहती है जो उसके अंदर पाए जाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स वगैरह। हाँ। और फिर दूसरी बात ये कि आपने जो बादाम है या कोशिश करें सुबह नहार ले लें या रात को बेड टाइम पे ले लें। अच्छा। क्योंकि अगर आपको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कोई नहीं भी है तो फिर भी रात के टाइम पे हमारा एक इफेक्ट होता है सोमोजिया इफेक्ट। हाँ। बहुत से लोग होते हैं, हम कहते हैं हमने रात को इंसुलिन लगाई थी या हमने रात को अपनी शुगर की मेडिसिन खाई थी, बट स्टिल हमारी सुबह फास्टिंग ज़्यादा आ रही है, तो फिर वो रात में एक हमारा सोमोजिया इफेक्ट होता है जिसकी वजह से आपकी जो इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से सुबह की जो फास्टिंग ब्लड लेवल्स हैं वो हाई हो जाते हैं। ओके। तो फिर डॉक्टर रात को रिकमेंड करते हैं कि या तो आपने रात को इंसुलिन की जो डोज है वो बढ़ा दें या फिर आप अपनी मेडिसिन की पोटेंसी इंक्रीज कर दें। तो कोशिश करें कि रात के टाइम जो है नट्स का इंटेक कर लें या सुबह नहार कर लें। अच्छा। फिर जो सीड्स हैं, फ्लेक्स सीड्स हैं, पम्पकिन सीड्स हैं, हमारे पास सेसमे सीड्स हैं। हाँ। इनको भी आप सैलेड सीजनिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप नहीं उनको एज अ होल फॉर्म में पानी के साथ कंज्यूम कर सकते हैं तो आप पाउडर फॉर्म में बना लें या आप उनको क्रश कर लें, जिस तरह हम क्रश कर लेते हैं। तो सेम आप उस तरह उसको सैलेड सीजनिंग के तौर पे इस्तेमाल कर लें। अंडा अगर सुबह नाश्ते में खा रहे हैं तो उसके ऊपर थोड़ा सा कर लें या दूध के अंदर डाल के जो है ना वो उसका इस्तेमाल कर लें। बच्चों को भी ये ज़रूर दें ताकि ये फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमें बाकी चीज़ों से मिल रहे होते हैं। अगर आप सिर्फ इसका इस्तेमाल करेंगे तो बहुत सारे आपकी जो मिनरल विटामिन्स और की डेफिशिएंसी हुई होती है वो पूरी हो सकती है। हमारे साथ मुहीत खान मौजूद थी, न्यूट्रिशनिस्ट हैं। थैंक यू सो मच मुहीत, और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, बहुत अच्छी हमारी डिस्कशन रही है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं और मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, आज हमने बात करनी है कॉर्पोरेट सेक्टर के हवाले से। एज़ यू नो कि सैटरडे को हमारी ये सीरीज़ शुरू हमने की हुई है, सैटरडे कि हमने कॉर्पोरेट सेक्टर के हवाले से ख़ास तौर पर बात करनी है कि उसमें किस तरह हम लोग या जो लोग इस वक्त कॉर्पोरेट सेक्टर से मुंसलिक हैं वो किस तरह उसमें एक्सेल कर सकते हैं या कौन कौन सी नई अपॉर्चुनिटीज़ वो वहाँ पर गेन कर सकते हैं, अपना जो काम है उसको किस तरह बेहतर कर सकते हैं। आज हमने बात करनी है कॉर्पोरेट लीडरशिप के हवाले से। वैसे भी कहा जाता है कि अगर आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ मौजूद हैं तो आप किसी भी फील्ड में जो है वो आगे बढ़ सकते हैं या फिर तरक्की कर सकते हैं। लेकिन ख़ास तौर पर कॉर्पोरेट सेक्टर में लीडरशिप से क्या मुराद है, किस तरह इसको बेहतर किया जा सकता है, क्या लीडरशिप आपके अंदर ही बिल्ड इन होती है या आपको कहीं से सीखनी पड़ती है, इस हवाले से भी पूछ लेंगे। और बाकी कौन कौन से पॉइंट्स भी इसमें आते हैं उस पर भी बात करते हैं। हमारे साथ अहमद फवाद साहब मौजूद है, कॉर्पोरेट ट्रेनर है। फवाद साहब, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? थैंक यू सो वेरी मच। आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। फवाद साहब, लीडरशिप ये क्वालिटी क्या लगता है आपको, ये हमारे अंदर ही पैदा होती है, बिल्ड इन होती है या पर इसको सीखना पड़ता है हमें? दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आई मस्ट से इन लीडरशिप। और ये टॉपिक ऐसा है मुनीबा कि आप समझ लें कि वी टॉक अबाउट इट एवरी सिंगल डे इन कॉर्पोरेट सेक्टर। अच्छा। क्योंकि उसकी वजह बड़ी सादा सी है कि जब भी कोई डिसीजन गलत होता है और उसका इल्ज़ाम लीडरशिप पर आता है, अच्छा होता है तो उसका इल्ज़ाम लीडरशिप पर, उसका जो भी है क्रेडिट उसको मिलता है। तो इट इज़ ऑल अबाउट देयर लीडरशिप, दैट इज, एंड एवरीवन वांट्स टू बी अ लीडर इन द एंड। तो दैट इज़ व्हाई दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, आपने पूछा कि ये बिल्ट इन होती है या कि आपको एक्वायर करना पड़ता है।
दोनों चीज़ें हैं इसमें। अगर मैं ये कहूँ कि जिसमें बिल्ट इन होती हैं, ज़ाहिर है हम देखते हैं कई बच्चों में कायदाना सलाहियत होती है, आप उनको इसको जज करने का कॉर्पोरेट सेक्टर भी वही तरीका इस्तेमाल करता है जो हम आम गली मोहल्ले में इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, यानी बच्चे खेल रहे हैं तो कोई एक कैप्टन होगा, लीड करेगा एग्जैक्टली। तो या तो वो कैप्टन ही होगा या फिर आप देखेंगे कि कोई एक तीखा सा बच्चा है जो ओवरऑल सिचुएशन को लीड कर रहा है और कैप्टन बेचारा साइड पे बैठा हुआ है। सो ये गेम्स के जरिए, उनकी इवैल्यूएशन के जरिए कॉर्पोरेट सेक्टर इसको आइडेंटिफाई करता है कि हु इज़ अ लीडर, हु हैज़ पोटेंशियल टू बी अ लीडर। तो बताना मैं ये चाह रहा हूँ कि चाहे आप में ये बिल्ट इन सलाहियत मौजूद है बचपन से, आप प्रेजेंटेशंस में भी, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में भी यू हैव बीन लीडिंग एट सर्टेन लेवल, लेकिन जब आप कॉर्पोरेट सेक्टर में आते हैं और वहाँ पर भी आपको लीडरशिप का एक रोल दे भी दिया जाए तो दे इंश्योर कि आपको लीडरशिप सिखाई भी जाए। अच्छा जी, उसका एक टेक्निकल फ्रेमवर्क पूरा आपको गाइड किया जाए कि कहाँ पे आपको स्टेप अप करना है, आपको आना है और लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट वाली सिचुएशन सीट संभालनी है, कहाँ पर आपको लीड ही करना है लेकिन पीछे बैठ के, एग्जैक्टली, और आपको दूसरों को मौका देना है। सो लीडरशिप अगर आप में टॉप ऑफ द ऑल बिल्ट इन मौजूद है, तो वो एक नेचुरल टैलेंट तो हो सकता है। हम कहते हैं हमेशा कि कॉर्पोरेट सेक्टर में एक बड़ा मशहूर है फिक्रा कि जो टैलेंट है, टैलेंट एक वेस्टेड चीज़ है, सही है, इट्स अ वेस्टेड क्वालिटी। तो टैलेंट खाली कुछ नहीं होता, हो सकता है आपके अंदर मौजूद हो लेकिन आपको स्किल डेवलप करना पड़ेगी, सीखना पड़ेगा। बिल्कुल सेम गोज अदरवाइज। ये भी देखा जाता है कि एक शख्स है जो कि वैल्यूज़ उसकी बहुत अच्छी हैं, वो सच बोलता है, दयानदारी से काम करता है, वो सर जिसको हम कहते हैं सर सुट के काम कर रहा होता, मुसलसल काम कर रहा है, और लेकिन उसमें हम देखते हैं कि लीडरशिप सलाहियतें नहीं हैं, वो इंडिविजुअल परफॉर्मर बहुत अच्छा है, तो उसको भी पिक कर लिया जाता है उसकी बाकी ट्रेड्स के साथ कि इसको हम सिखा लेंगे, सो इसको हम डेवलप कर लेंगे, ही विल मेक मिस्टेक्स लाइक मैनी अदर्स। तो लेकिन अल्टीमेटली 1 से 1.5 साल में ये उस जगह पर पहुंच जाएगा जहाँ पे अच्छे लीडर्स होते हैं, क्योंकि इसमें बाकी तमाम क्वालिटीज लीडर वाली मौजूद है। सो इस तरह से हम, आपका जो सवाल है क्या बिल्ट इन होती हैं या नहीं होती, सीखी जा सकती हैं, हो या ना हो, कॉर्पोरेट सेक्टर आपको सिखाएगा। अच्छा, और जो नहीं सिखा रहा वो प्रॉपर कॉर्पोरेट कल्चर उसमें नहीं है, दैट इज इट। नहीं तो क्या इम्पोर्टेंस क्या रखती है कॉर्पोरेट सेक्टर में लीडरशिप, और ये होती कहाँ पर है, और क्या कंपनी हायरार्की के किस लेवल से ये शुरू होती है अगर देखा जाए तो? जी, इसमें अगर आप देखें टैग्स के लिहाज से, ऑर्गेनाइजेशन टैग जिसको हम कहते हैं कि हायरार्की है, एक पहला स्टेप है एग्जीक्यूटिव लेवल है, उसके बाद टीम लीड एंड अबव। तो जैसे ही आप इंडिविजुअल रोल से ऊपर निकलते हैं, टीम लीड पे चले जाते हैं, आप लीडरशिप पोजीशन पे आ गए। अच्छा, वो लीडरशिप पोजीशन, जी, ओके, फर्स्ट लाइन मैनेजर जिसको कहा जाता है। तो फर्स्ट स्टेप पे जब भी आप जाएंगे, आपके अंडर एक शख्स भी आपकी रिपोर्टिंग लाइन में आ गया तो आप लीडरशिप रोल में चले गए। तो कंपनीज आपको फर्स्ट लेवल से लेके CEO तक तमाम पीपल मैनेजर्स हैं। अच्छा, तो इसलिए कंपनीज इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करती हैं। बल्कि आपको मजे की बात बताऊँ, मैं कल ही पढ़ रहा था कि तकरीबन 77% ऑफ द कंपनीज वर्ल्ड वाइड समझती हैं कि हमारे लीडर्स कैपेबल नहीं हैं, ओनली 23% आर कैपेबल। तो उन 77 को, और ये 23% वो हैं जिनको डेवलप भी किया, जो बाय डिफ़ॉल्ट भी बहुत अच्छे थे, बिल्ट इन भी थी उनमें क्वालिटी, डेवलप भी किया गया, लेकिन 77% जिसको मैं कहूँ ना अहल की आदत कहना चाहिए वो है, तो उनको फिर सिखाया जाता है, साथ डेवलप किया जाता है। तो वर्ल्ड वाइड तकरीबन $60 बिलियन, मैं कल पढ़ के हैरान हुआ, इतनी बड़ी फिगर कि दुनिया भर में सिर्फ लीडरशिप डेवलपमेंट पे खर्च किया जाता है $60 बिलियन। जी, आप इमेजिन करें जरा कि किस कदर ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। और वो तो, अगर वो इतना ज्यादा पैसा लगा रहे हैं सिर्फ एक स्किल के ऊपर, तो वो फिर जनरेट कितना कर रहे हैं, रेवेन्यू जनरेट कितना कर रहे हैं। एग्जैक्टली। तो इस पर आंसरिंग योर क्वेश्चन, 3 to 11% कहते हैं रेवेन्यू जितना इन्वेस्ट किया जा रहा है उससे वो रेवेन्यू फिर जनरेट करते हैं। सो एवरेज इज 7% जितनी उस पर इन्वेस्टमेंट की जा रही है। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ये कल्चर नहीं है बहुत ज़्यादा, नहीं है, सिवाय टॉप एलीट जिसको मैं कॉर्पोरेट कहता हूँ, चंद एक कंपनी जो हमारी हैं, उनके अलावा बाकी कंपनीज में ये कल्चर पाया ही नहीं जाता, वहाँ पे सिखाया भी नहीं जाता। वहाँ पे जो गवर्नमेंट लेवल और स्टेट लेवल, स्टेट कंपनीज में कहूँ जहाँ पर, वहाँ पर तो बस आपको काम दे दिया और आपने करना है। सो यू हैव टू डू इट एनी में। देखें लीडरशिप का बुनियादी मकसद क्या है, लीडरशिप का बुनियादी मकसद ये है कि आपको लीडर बनाया है तो आपके अंडर जो 8-10 लोग हैं, आप उनसे एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस लें, आपको काम लेना आना चाहिए लीडर के तौर पे। तो हमारे यहाँ पे क्या होता है, हमारे यहाँ पे तो एक स्टिक है
डंडे के जोर पे सारी चीजें चल रही होती हैं। Exactly. तो उसको एक ही तरीका आता है लीडर्स को कि ये काम करो वरना ये हो जाएगा। तो जहां पर एक लीडर बार बार वरना का लफ्ज इस्तेमाल करके अगर आपको वो कर रहा है तो एग्जैक्टली तो वो लीडरशिप तो नहीं है ना, वो तो एक आपने वही डंडा पकड़ा हुआ है आपके पास और जो आपको लगता है तो आप फायर कर दिए जाते हैं। सो इट इज नॉट लाइक दैट। तो जहां पे लीडरशिप की बात है वहां पर आपको डेवलप किया जाता है। लीडर्स की एक सेट पैटर्न होता है और कंपनी जो अच्छी कंपनीज हैं कॉर्पोरेट सेक्टर में वो फर्स्ट लेवल से, जिसको हम फर्स्ट लाइन मैनेजर कहते हैं, टीम लीड रोल से लेके आगे तक डेवलप करते चले जाते हैं। सो आपको फिर कहाँ पे, अगर मैं एक न्यू कमर हूँ और मैं चाहता हूँ कि मुझे टीम लीड रोल में प्रमोट किया जाए, तो व्हाट शुड आई डू? आई शुड स्टार्ट टेकिंग ओनरशिप ऑफ द टास्क। मिसाल के तौर पे अगर बॉस ने 3-4 काम दिए हैं हमें जिसमें 3-3 4-4 लोगों को मिलकर काम करना है, सो आई विल हैव टू टेक द ओनरशिप कि यार ये वाला काम मैं कर लूँगा, ये तुम कर लो, ये तुम कर लो, ये तुम कर लो। सो ओवरऑल टास्क का लीडर मैं बन गया, वो कि मुझे अभी रोल नहीं मिला, ठीक है, डेजिग्नेशन मेरा वो नहीं बना, लेकिन उस टास्क का लीडर मैं बन गया। तो मैंने अगर वो परफॉर्म करके प्रेजेंट कर दिया अपने बॉस को, तो दैट मीन्स कि मेरा एक चेक बॉक्स हो टिक हो गया कि मैंने ये काम कर लिया। सो अपने जो टास्क हैं उनकी लीडरशिप रोल लेना शुरू कर दें। इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता जब 4-6 आप करेंगे तो ऑलरेडी आप लीडर जो आपकी जिसको आप रिपोर्ट कर रहे हैं उसकी नज़र में आप आ जाएंगे और आप इसमें ऊपर आ सकते हैं। वो ऊपर आ सकते हैं। फर्स्ट लाइन मैनेजर से लीडरशिप स्टार्ट हो जाती है ऑफिशियली। उससे पहले आपका अपना डिसीजन है, आप जब भी रोल को एक्सरसाइज करना चाहें। लेकिन मेरे ख्याल से इसकी प्रैक्टिस हम अपने एजुकेशनल करियर में कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी में प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं और कितनी चीज़ों में पार्टिसिपेट हम लोग कर रहे होते हैं को करिकुलर एक्टिविटीज़ में, तो वहाँ से इसकी प्रैक्टिस हो सकती है। मुनीबा, मैं आई स्ट्रांगली रिकमेंड एज कॉर्पोरेट प्रोफेशनल के गेम्स जो होती हैं जितनी भी आपके यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज में उसमें पार्टिसिपेट करें। वहाँ पर आप ये लीडरशिप स्किल जितनी अच्छी सीख सकते हैं किसी और जगह पर नहीं सीख सकते। इवन प्रोजेक्ट बेस्ड जो चीज़ें होती हैं उसमें भी नहीं सीख सकते। समटाइम्स यही होता है, एक स्लीपिंग पार्टनर होता है, दूसरे सारा किया हुआ होता है, वो लीडरशिप नहीं होती, वो तो आपने जान छुड़ाई ना। लेकिन जब आप फिजिकली ग्राउंड में मौजूद हैं, कोई गेम खेल रहे हैं, उसमें आप स्टेप बैक नहीं कर सकते। अच्छा। उसमें जिस भी रोल पे आप हैं वो आपको रोल एक्टिवली प्ले करना है। आप क्रिकेट खेल रहे हैं, एक कैप्टन तो है, लेकिन अगर किसी ने शॉट मारी और गेंद आपकी तरफ आ गया तो आप उस एक्टिव रोल में हैं, आप स्टेप बैक नहीं कर सकते। सो यू हैव टू स्टेप अप एंड रन। तो अगर आप स्पोर्ट्स खेलते हैं, आपने बड़ा अच्छा हाईलाइट किया कि को करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर, अगर आप वो रोल प्ले करते हैं अच्छी तरह से तो फिर आप कॉर्पोरेट लेवल पर भी ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। दैट्स गुड। अच्छा, दूसरा, लीडरशिप के अंदर अब इस कैटेगरी में और भी बहुत से लोग फॉल करते हैं, जिस तरह मैनेजर भी हैं, वो भी मेरे ख्याल से इसमें भी, क्योंकि उसने भी एक पूरे लोगों को जो है ना संभालना होता है, मैनेज करना होता है। तो फिर मैनेजर और ये लीडरशिप, इसमें फ़र्क क्या है? पहले तो हमने पॉलिटिकल लीडरशिप में बात के लिए, मैनेजर लीडरशिप में क्या फ़र्क है? दूसरा कि कॉर्पोरेट सेक्टर में किसको ज़्यादा तरक्की दी जाती है, किसको पसंद किया जाता है, मैनेजर को या कॉर्पोरेट लीडर को? अच्छा, ये बड़ी दिलचस्प बहस है कॉर्पोरेट सेक्टर में। मैं एटलीस्ट 17-18 साल से तो सुन रहा हूँ। अच्छा। मैं कहूँ अगर मैं बचपन से छोटा सा था तब से सुन रहा हूँ कि लीडर अच्छा होता है या मैनेजर अच्छा। और हमेशा बहस आगे इस पे खत्म होती है, नहीं जी लीडर बहुत अच्छा होता है। अच्छा, लीडर होना चाहिए, मैनेजर नहीं होना चाहिए। एक दूसरा आप किसी पूछ लें कि आप अच्छे लीडर हैं या मैनेजर है, तो वो फखर से कहेगा मैं लीडर बहुत अच्छा हूँ। तो मैनेजर को सॉर्ट ऑफ एक गाली सी बना के रख दिया इंडस्ट्री में, जबकि टैग सारे कंपनी के मैनेजर ही हैं। आप फर्स्ट लाइन मैनेजर हैं, उसके अलावा आप टीम लीड रोल में आते हैं, आप मैनेजर हैं, आप जोनल मैनेजर हैं, तो वो तो सारे मैनेजर के साथ ही हैं। आप कहते हैं मैं मैनेजर नहीं, मैं लीडर हूँ। सबसे पहले तो इस फर्क को देखें। जो कॉर्पोरेट सेक्टर में बताया जाता है कि लीडर वो है जो आपको डेवलप करता है, जो आपका साथ देता है, आपके लिए विजनरी है, वगैरह वगैरह, लंबी चौड़ी बातें। अगर सिर्फ यही लीडरशिप है तो डे टू डे ऑपरेशंस कौन चलाएगा? मैनेजर। वो मैनेजर चलाएगा। कोई लीडर ऐसा नहीं है मुनीबा जिसको 80% ऑफ द टाइम मैनेजर का रोल प्ले ना करना पड़ता हो। जी, उनको करना पड़ता है। डे टू डे ऑपरेशंस किसने लेने हैं? विजन तो आप एक दफ़ा सेट करते हैं ना, कंपनी का विजन तो एक दफ़ा सेट होता है, उसको आप फॉलो करते जाते हैं। तो क्या आप जो 100 साल से कंपनी चल रही हैं उसमें एक ही लीडर था जिसने विजन दिया था? नहीं। हाँ, लीडर का रोल उसमें फिर जैसे हमने कहा ट्रांसपेरेंसी के साथ आ जाता है। वो उनको गाइड करता है और उनको हेल्प करता है कि ग्रो कर सके। अच्छा। जिसमें अगर मैं बताऊं आपको कि बहुत से मॉडल्स हैं लीडरशिप के। अथॉरिटी वाला एक मॉडल है, अथॉरिटेरियन जिसको कहते हैं, कुछ डेलीगेशन वगैरह वाला है। जो लेटेस्ट चल रहा है उसको कहते हैं सर्वेंट लीडरशिप। सर्वेंट लीडरशिप। अच्छा। अब देखें कैसे दो सर्वेंट लीडरशिप आप जरा यहाँ पे लोकल कल्चर में किसी को कहें तो सही कि आप सर्वेंट लीडरशिप आपके पास है तो लोग तो मारने पे आ जाएंगे। लेकिन लेटेस्ट यही है, वर्ल्ड वाइड इसको यूज किया जा रहा है। उसका मकसद क्या है, वो इस बात को ज़्यादा बेहतर एड्रेस करेगा इस सवाल को। वो ये है कि जो मैनेजरियल टास्क हैं, डे टू डे ऑपरेशंस,
जो सर्वेंट लीडर है वो अपनी टीम को बिठा के बता देता है कि हमें डे टू डे ऑपरेशंस के लिए ये काम करना है, प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी की ही है, सही है, उसने आगे डेलीगेट कर दी है। उसके बाद उसने इंश्योर क्या करना है, उसने देखना है कि उसकी टीम में कौन सा शख्स है जो स्किल में मार खा रहा है लेकिन उसका एटीट्यूड बहुत अच्छा है, काम करना चाहता है, सीखना चाहता है लेकिन सीख नहीं पा रहा। और ना सीख पाने की वजह क्या है, क्या टीम में कल्चर नहीं है, कोई उसकी हैंड होल्डिंग नहीं कर रहा, कोई डरता है इस चीज़ के कि मैंने सिखा दिया तो ये मेरी रिप्लेसमेंट बन जाएगा, ये तो बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, अगर उसकी स्किल ठीक नहीं है तो उसमें क्या ऐसा तो नहीं है कि हमारे पास जो नए सिस्टम्स आए हैं वो उसको सिखाने वाला कोई नहीं है, तो उसको ट्रेनिंग की ज़रूरत है। सो उसको किस तरह की, तो 3 टाइप की लर्निंग होती हैं जिनको हम एक्सप्लेन करते हैं। एक है एजुकेशन, क्या उसको ट्रेनिंग चाहिए, क्लासरूम ट्रेनिंग या ई लर्निंग वगैरह, तो वो आप उसको दिलवाते हैं, ये लीडर इंश्योर करता है देखने के बाद, इवैल्यूएशन के बाद। दूसरी चीज़, उसको क्या ऐसा एक्सपीरियंस चाहिए, यानी किसी बड़े गुरु के साथ बिठाने की ज़रूरत है 2, 4, 6 दिन के इसके साथ बैठे और उसको शेडो करे, यानी वो उसको सिखाए बैठ के, जैसे कि हमारे अखाड़ों में पहलवान सिखाते हैं, तो यही वाला शेडोइंग वाला कल्चर होता है। तीसरा है एक्सपोजर, अच्छा, कि क्या उसको ऐसा ज़रूरत नहीं है कि उसके ऊपर आप दोनों काम उसने किए हैं लेकिन ज़रा डरता है वो क्या कहते हैं जिम्मेदारी लेने से, तो उसके ऊपर आप डालते हैं, काम डालते हैं और आप कहते हैं कि ठीक है अब आपके पास एक दुनिया ओपन मैं कर देता हूँ, यहाँ के जितने लीडरशिप है आप उससे मिल लें, मुझे कोई थ्रेट नहीं है, आप जाके एंजॉय करें, सीखें। इसके अलावा आपके रोल में दूसरी बड़ी कंपनीज में ये लोग बैठे हैं, वहाँ पे जाके कनेक्ट करें, नेटवर्किंग करें, लोगों से मिलें और सीखें और फिर यहाँ पे परफॉर्म करें। सो इन 3 चीज़ों को जो लीडर, सर्वेंट लीडर वो है जो इन 80% ऑफ हिज टाइम और टास्क वो डेलीगेट करता है लेकिन अपने आप को थोड़ा सा दूर रख के नज़र मुसलसल रखता है, और 20% ऑफ द टास्क वो ऑपरेशंस पे चलाता है। सो अगर कोई शख्स सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशंस पे है और ये सिर्फ रिजल्ट लेने पे है कि इस दफ़ा का हमारा टारगेट 120% है या 130% है और वो अचीव नहीं कर रहे, और अगर आपने अचीव ना किया तो मैं आपको निकाल दूंगा, उसको आप एक बैड मैनेजर कह सकते हैं, मैनेजर या बैड मैनेजर। अदरवाइज ही कुड बी अ गुड मैनेजर जो आपको पूरी ट्रांसपेरेंट पिक्चर दे रहा है। तो मैनेजर्स की भी कंपनीज को जरूरत है, उसी मैनेजर को लीडर भी बन के दिखाना है। सो मैनेजर बनना गाली नहीं है, कोई गलत बात नहीं है, कंपनी के डे टू डे ऑपरेशंस के लिए उसकी जरूरत है। उसको अपने एक्नॉलेज करना है, उसी को रिपोर्ट देना है, उसने आपके परफॉर्मेंस को मेजर करके आगे फॉरवर्ड करना है। हाँ, अगर वो जैसे मैंने कहा कि आपका ये जज नहीं कर रहा कि कहाँ पे आपको स्किल की ज़रूरत है, कहाँ आपको एक्सपोजर की ज़रूरत है, एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, अगर ये आइडेंटिफाई करके आपको डेवलप नहीं कर रहा तो फिर वो सर्वेंट लीडरशिप से बाहर है, फिर वो लीडर भी नहीं है, फिर वो डे टू डे टास्क का एक मैनेजर, एक बढ़ई है जिसका काम सिर्फ और सिर्फ बनाए जाना है और कुछ करना नहीं है, और कुछ भी नहीं है, बाकी चीज़ों को भी देखना नहीं है। अच्छा, मुझे बताइए फिर क्या कॉर्पोरेट लीडर होने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास कॉर्पोरेट लीडर का टैग भी हो या टाइटल भी हो? एक लिहाज से तो बिल्कुल नहीं, जैसे हमने शुरू में एग्जांपल दी कि अगर आप एंट्री लेवल रोल पे हैं तो आप टास्क पे लीडरशिप खुद ले सकते हैं, आप सिचुएशन देख के, तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है। कई जगहों पर जहाँ पर आपको डिसीजन लेने हैं ऐसे जिसमें आप कंपनी को जवाब दें अपने बॉसेस को, तो वहाँ पे ज़ाहिर है वो टैग चाहिए, बट आपको बहरहाल अपने एंड पे एक्सरसाइज करनी है विदाउट टैग, विदाउट डेजिग्नेशन। आपने पहले उसको एक्सपीरियंस करना है, फिर आपको मिलेगा। जैसे हमने एक दफ़ा डिस्कस किया था फर्स्ट डिजर्व देन डिज़ायर, जो हैबिट्स वाली हमने 7 हैबिट्स वाली बात की थी, तो सबसे पहले आप खुद अपने आप को प्रेजेंट करते हैं वो रोल लेने के लिए, वहाँ पर आपको टैग की जरूरत नहीं है। अच्छा, ठीक है। अलबत्ता आपको टैग मिल जाएगा अगर आप उसमें अगर आप अच्छे क्वालिफाई। लेकिन अमूमन जो नए लीडर बनते हैं, नए लीडर्स बनते हैं, वो अमूमन क्या गलतियाँ ज़्यादा करते हैं जिसकी वजह से फिर उनको टैग भी नहीं मिलता या आगे जाके उनसे वो टैग छीनने का भी खर्चा होता है? जी, इसमें सबसे बड़ा जो ऑब्जर्व किया गया है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, चूँकि फर्स्ट लाइन मैनेजर अमूमन उसको बनाया जाता है जो कि इंडिविजुअली अच्छा परफॉर्म कर रहा है। जब उसको बनाते हैं और ट्रेन नहीं किया जाता अगर, तो फिर वो उस शेल से बाहर नहीं निकलता कि मैं ही सारा काम करूं। क्योंकि जब आप लीड करते हैं तो आपको 2 तरह के चैलेंजेस होते हैं। एक ये कि जो काम आप बहुत अच्छा कर सकते हैं आपने वो किसी को सिखाना है ताकि वो भी अच्छा परफॉर्म कर सके, खुद करने नहीं बैठना। तो वो कहते हैं ना, एक मैनेजर, अच्छा मैनेजर वो है जो खुद कुछ नहीं करता लेकिन उसके लोग सब कुछ परफॉर्म कर रहे होते हैं। सो अगर आप सब कुछ खुद करने के लिए बैठ जाते हैं, जो कि गलतियां अमूमन करते हैं फर्स्ट लाइन मैनेजर्स, तो इसका मतलब ये है कि दे आर नॉट बिकमिंग लीडर्स। अच्छा। वो इंडिविजुअल परफॉर्मर ही बन के रह रहे हैं। दूसरा ये चैलेंज होता है कि आपकी टीम में जो लो परफॉर्मर्स हैं उनसे डायरेक्ट क्लैश शुरू हो जाता है लीडर का, क्योंकि वो एक टॉप परफॉर्मर रह के आया हुआ है, उसको लगता है ये नालायक हैं, इनसे काम नहीं लिया जा सकता, तो इलाज ये इनको निकाल दें। तो आपने डेवलप करना है, जैसे मैंने सर्वेंट लीडरशिप में बात की, तो इनको भी आपने सिखाना है, इनको अपने स्पेस देनी है, इनको अपनी एजुकेशन देनी है और उनको डेवलप करना है।
तो गलती क्या करते हैं, या तो खुद करने के लिए बैठ जाते हैं या फिर स्टैंड ऑफ कर लेते हैं लोअर परफॉर्मर के साथ और लड़ाई कर बैठते हैं। तो किन एम्प्लॉयज़ को कॉर्पोरेट लीडरशिप का टाइटल कभी भी नहीं देना चाहिए या रोल कभी भी नहीं देना चाहिए? उनमें कौन कौन से लोग फॉल करते हैं? उसमें सिर्फ एक टॉप की क्वालिटी, बल्कि दो कहना चाहिए। टॉप की जो क्वालिटी है वो है मैंने ये किया, मेरे जरिए हुआ, मैं या तो ये काम बना, मी माई सेल्फ। जी जी जी, मी माई सेल्फ। जो शख्स ये करता है आपको मीटिंग्स में, बोर्ड रूम मीटिंग्स में करता नजर आता है, नेवर नेवर एवर प्रमोट हिम टू लीडरशिप। अच्छा, क्योंकि उसके जब जूनियर्स काम करेंगे तो वो भी मैं ही करेगा। हाँ, ट्रू। जब उसकी टीम करेगी तो वो ये कभी नहीं कहेगा, लीडर्स तो ये करते हैं टीम ने काम किया, वो कहेगा मैं ही किया। एग्जैक्टली। आप देखें, अच्छे हम स्पोर्ट्स क्रिकेट देखते हैं, अच्छे प्लेयर्स जो है ना, जो इंडिविजुअल नहीं खेलते, टीम आपके 100 किया होता है उन्होंने भी, कप्तान ने भी, लेकिन आगे बताता है कि टीम ने अगर बाकी 90 किया होता तो हम ना जीत पाते। सो टीम को क्रेडिट देते हैं। हमारे यहाँ पे या वैसे भी ओवरऑल जो शख्स मैं के कल्चर में है, जो सिर्फ अपनी ही ज़ात को बार बार रिपीट करता जाता है, ही कैन नॉट बी अ गुड लीडर एट एनी प्लेस, एनीवेयर। तो उसको बिल्कुल प्रमोट नहीं करना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ पे प्रमोट ही मेरे ख्याल से वही लोग होते हैं, इसलिए कि जो प्रमोट कर रहे हैं उनकी अपनी ट्रेनिंग नहीं है लीडरशिप की। उनको खुद नहीं पता कि ट्रांसपेरेंसी कैसे लेके आनी है, इसके इवैल्यूएट कैसे करना है। इसकी मैम को 3-4 सवाल करेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि प्रोजेक्ट इसने खुद किया है या नहीं किया। और अगर खुद ही सारा कुछ किया है तो वो कैसा लीडर है, जिससे सब कुछ ही खुद कर लिया और बाकी टीम या तो वो वेली बैठी हुई है, नालायक टीम, या इसको काम लेना नहीं आता। सो पहली चीज़ ये है कि जो सिर्फ आई के साथ जिंदा है, चाहे वो बेसिक लेवल पे है या टॉप पे है, वो लीडर नहीं है। एज सिंपल एज दैट। दूसरी चीज़ जिस पे बड़ी ही अहम है, वो हमारे एक दोस्त हैं, वो कहा करते हैं कि यार हम सब कुछ ट्रेन कर सकते हैं अपने कंपनी में आने के बाद, एक झूठे शख्स को कैसे ट्रेन करें? झूठ आप घर से लेके आते हैं या कल्चर से लेके आते हैं। तो जो शख्स झूठ बोलता है और चुगलियां करता है, वो इस रोल के लिए बिल्कुल अहल नहीं है। अच्छा, एग्जैक्टली। सबसे पहले ये एवेल्युएशन कर लें कि वो झूठ बोलता है कि नहीं, हाँ। चुगलियां करता है, इधर की बात उधर करता है कि नहीं, तो उसको बिल्कुल, या बुराइयां कितनी कर रहा है। एग्जैक्टली। तो उसको तो बिल्कुल भी ये रोल नहीं देना चाहिए। एग्जैक्टली। वरना वो डिजास्टर के साइड पर भी जा सकता है। मैं करने वाला, जो अपने आप को प्रोमिनेंट रखता है और लोगों को अंडरमाइन करता है, और दूसरा जो झूठ बोलता है हर जगह पे जहाँ बैठता है, उसको कभी भी इस तरह की पोजीशन से नहीं नवाजना चाहिए। कॉर्पोरेट लीडरशिप के हवाले से हम बात कर रहे थे। अहमद फवाद साहब हमारे साथ मौजूद थे, कॉर्पोरेट ट्रेनर है। थैंक यू सो मच फवाद साहब आपका कि आप यहाँ पर आए और इस पर हमारे साथ बात की। यहाँ पर लेते हैं ब्रेक, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। हमारा जो मौजूदा दौर है ना, वो रोशन ख़याली का दौर है, और इस रोशन ख़याली के वक्त में बराबरी और जमहूरियत बहुत ही अहम इक़दार है। और इसी बराबरी के हसूल के लिए हमें हर मैदान में मर्दों के साथ साथ औरतों को भी शामिल करना है। और कोई भी जदीद मुआशरा औरतों को पीछे रख कर तरक्की नहीं कर सकता है। और हमारे मुआशरे में भी अब उम्मीद की किरणें रोशन होने लगी हैं, और हम औरतों को हर मैदान में मर्दों के शाना बशाना खड़ा भी पाते हैं। वो चाहे तालीम हो, ज़राअत का शोबा हो, फ़ौज हो या फिर सियासत हो, कोई भी अहम इदारा है, अब हम ख़वातीन को हर जगह पाते हैं। औरतें किस तरह से माशी मैदान में भी ख़ुद मुख्तार हो सकती हैं, ये हमारा आज का मौजू है। इसी के मुतालिक बात करनी है, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में इकरा लियाकत मौजूद हैं, जो कि फ़ाउंडर हैं बिनते लियाकत फाउंडेशन की। तो उनसे बात करेंगे कि किस तरह हम औरतों को घर बैठे मौक़े फ़राहम कर सकते हैं, या ऐसे कौन कौन सी फ़ील्ड्स हैं जिसमें औरतें ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सेल कर सकती हैं, और किन किन मसाइल का भी औरतों को सामना करना पड़ सकता है। तो इकरा, आपको वेलकम कहते हैं जागो लोहार में। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। इकरा, सबसे पहले तो बताइए, ये जो आपने फाउंडेशन स्टार्ट की है, आप भी एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ ही हैं, तो आपने कैसे स्टार्ट की इसको, क्या ख्याल था इसके पीछे का? एक्चुअली जब मैंने इसका स्टार्टअप लिया है, स्टार्टअप से पहले का अगर मैं बताऊं तो इसका मुझे आइडिया भी नहीं था कि मैं इस तरफ आऊँगी, बिकॉज़ मैं एक स्टूडेंट भी हूँ। तो एक्चुअली सीन कुछ ऐसे हुआ था मेरा कि मेरे फादर की डेथ हुई थी 7 साल पहले। अच्छा। तो उनसे काफ़ी अटैचमेंट थी, तो बस उसके बाद से ही इस सफ़र का आगाज़ हुआ मेरा। तो क्या ये फाउंडेशन क्या काम करती है, किस तरह इसको आप लेकर चल रही हैं? इस फाउंडेशन में मोस्टली बच्चों पे वर्क किया जाता है, जो ऑर्फन बच्चे होते हैं, लाइक वो
ऑर्फन के अलावा जो भी नीडी होते हैं उन पे उनकी जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट्स वगैरह होती हैं, बेसिक जो उनकी नीड्स वगैरह होती हैं, लाइक एजुकेशन वगैरह का या फिर उनके खाने पीने का या और भी कुछ भी, लाइक उनके कपड़े जूते, जितनी भी उनकी बेसिक नीड्स वगैरह होती हैं, तो उन सबको पूरा करना होता है। स्पेशली तो मैं एजुकेशन पे ज़्यादा वर्क कर रही हूँ क्योंकि आपको पता है कि आजकल के दौर में ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस कर रही हूँ। ठीक है। अच्छा, तो अगर एंटरप्रेन्योरशिप या वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से बात कर लें तो आपको क्या लगता है कि औरतों के लिए अभी भी किन किन मसाइल का सामना करना पड़ सकता है इस जदीद दौर में भी औरतों को? औरतों के लिए स्पेशली जब वो घर से निकलती हैं, पहले तो जो उनकी फैमिलीज़ के इश्यूज़ होते हैं तो उनकी तरफ से परमिशन नहीं मिलती। अगर उनकी तरफ से परमिशन मिल भी जाती है तो हमारी सोसाइटी में ऐसे है कि बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं जो उनको फेस करने पड़ते हैं, स्पेशली कि वो जब बाहर आती हैं तो जो लोग होते हैं वो उस नज़र से नहीं देखते। जैसे वो एक लड़का निकल रहा हो बाहर काम के लिए, वो जा रहा हो तो ठीक है, ओके वो जा रहा है, लेकिन अगर लड़की वो जा रही है ना तो फिर उसको इस नज़र से देखना है कि डिमोटिवेट करना है कि वो उस दिन तो निकल गई, नेक्स्ट डे में वो नहीं जा सकती। तो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा ये होना चाहिए कि हम उनको मोटिवेट करें ताकि वो अब निकल के अपने वो पूरा कर सकें जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वगैरह हैं या जिस मकसद के लिए वो निकल रही हैं। तो आपको लगता है कि हमारे यहाँ पे ऐसी कोई फील्ड्स हैं या ऐसी जगह हैं जहाँ पर औरतों को बराबरी के यहाँ पर जो एक मसावी हुकूक हैं वो फराम किए जा सकते हैं, यहाँ पर उन्हें नौकरी के या कारोबार के मौके फराम किए जा सकते हैं? ऑब्वियसली बहुत सारे ऐसे फील्ड्स हैं जहाँ पे वो जॉब्स वगैरह कर सकती हैं, लेकिन ये है कि वहाँ पे इक्वल राइट्स होने चाहिए। जैसे कि जो बॉयज़ के लिए वही गर्ल्स के लिए होना चाहिए ताकि वो वहाँ पे ईजी थोड़ा फील करें। तो बाकी तो हर फील्ड में ही वुमेंस के लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं तो वो वर्क कर सकती हैं। किस फील्ड में आपको लगता है कि ज़्यादा है? बिकॉज आप स्टूडेंट भी हैं, साथ साथ आप अपना काम भी कर रही हैं, आप बाहर भी निकलती हैं, लोगों के रवैये भी देखती हैं, बाकी लोगों के साथ भी नेटवर्किंग होती है, तो आपको क्या लगता है कि वुमेन के हवाले से किस फील्ड में ज़्यादा उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं अगर वो बाहर निकल कर काम करना चाहती हैं? तो अगर तो वो जॉब वगैरह करना चाहती हैं तो वो किसी भी फील्ड में जाके कर सकती हैं, लेकिन उसमें ये होता है कि वहाँ पे बहुत सारी इश्यूज़ हैं जिनको फेस करना पड़ता है। तो और अगर अपने बिज़नेस के हवाले से देखा जाए तो उसके बिज़नेस के लिए भी उनको बाहर निकलना पड़ता है, बिकॉज उनको उससे पहले हुनर चाहिए होता है। तो ज़ाहिर बात एक्सपीरियंस होगा तो वो कुछ कर पाएंगी ना, तो उसके लिए भी उनको बाहर निकलना पड़ता है। और बहुत सारे फील्ड्स ऐसे हैं जिसमें उनको वर्क करना पड़ता है। सबसे ज़्यादा बेस्ट तो मैं यही कहूँगी कि जो उनके लिए ऑनलाइन है, ऑनलाइन बिज़नेस का आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, तो इस पे ज़्यादा उनको फोकस करना चाहिए। ये बंदा घर में भी कर सकता है, बाहर भी कर सकता है, और इसमें बहुत सारे ऐसे जो इश्यूज़ हमें फेस करने पड़ते हैं वो नहीं कर सकते। मतलब घर बैठकर भी आपके पास एक अच्छा ऑप्शन है कि आप घर बैठकर ऑनलाइन काम कर सकते हैं, एंटरप्रेन्योरल फील्ड की तरफ जा सकते हैं। लेकिन आपको लगता है कि अभी भी जो वुमेन एम्पावरमेंट या जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात होती है कि औरतों के हुकूक उन्हें नहीं दिए जाते हैं और जेंडर डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, अगर एक मर्द वहाँ पे काम कर रहा है, एक औरत वहाँ पे काम कर रही है तो औरत को वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती हैं। आजकल अगर हमारी सोसाइटी में देखा जाए तो मैं खुद भी जॉब के लिए निकली थी, 1-2 बार मैंने खुद भी ट्राई इसका किया हुआ है, तो मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा सा रहा है। आजकल अगर देखा जाए तो जो होते हैं कंपनीज़ वो इक्वल राइट्स दे रहे होते हैं, लेकिन आगे से वो मिल नहीं रहे होते। लाइक जैसे अगर वो दोनों बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों इकट्ठे एक ही जगह पे वर्क कर रहे हैं, लेकिन फिर वो इन्वायरमेंट इस तरह का हो जाता है कि वो थोड़ा सा इजी फील नहीं करती, तो वो वर्क नहीं वहाँ पे कर पाती। लेकिन मैं ये यहाँ पे यही कहूँगी कि ऐसा इन्वायरमेंट होना चाहिए जहाँ पे वो इजीली अपना वर्क कर सके। तो अच्छा, दूसरा मुझे बताइए कि इस आज के दौर में औरतों को नौकरी की तरफ जाना चाहिए या अपने कारोबार की तरफ जाना चाहिए? नौकरी की बजाय नौकरी के बजाय अपना कारोबार करना चाहिए। ठीक है, मतलब आप ये कहती हैं कि अब औरतों को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, नौकरी नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल। ठीक है, तो उनके पास कौन कौन से ऑप्शन हो सकते हैं? अगर तो वो वेल एजुकेटेड हैं तो उनके लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लाइक वो ऑनलाइन बिज़नेस वगैरह अपना कर सकती हैं, और उसके अलावा
अगर तो इतनी एजुकेटेड वगैरह नहीं हैं तो फिर उस अमेज़ॉन का कर सकती हैं, जो भी ऑनलाइन जितने भी वो शॉर्ट कोर्सेज़ वगैरह हों वो करके तो वो कोई भी अपना बिज़नेस का स्टार्टअप ले सकती हैं। और उसके अलावा घर में बैठ के भी कर सकती हैं, जैसे कि वो फूड बेकिंग वगैरह या कुछ भी ऐसा। घर पे वो काम कर सकती बिल्कुल, हैं। वो कर सकती अच्छा, तो आपने जब ये फाउंडेशन स्टार्ट की थी तो आपने अकेले स्टार्ट की थी या टीम वर्क था पूरा आपका? नहीं, मैंने अकेले ही स्टार्ट की थी और अभी तक अकेले ही वर्क कर रही हूँ इस पे। इसके ऊपर काम कर जी, रही हैं। तो बिल्कुल। इसमें आपका बेसिक मोटो क्या है इस आपकी पूरी जर्नी के पीछे, या ये जो फाउंडेशन आपने बनाई उसके पीछे? बेसिक इसका यही था कि अपने फादर के लिए उनकी लाइफ में तो कुछ नहीं कर पाई थी, छोटी थी, लेकिन अब वो जब मैं इस काबिल हुई हूँ तो वो इस दुनिया में नहीं है। तो एटलीस्ट अब उनके लिए कुछ ऐसा कर पाऊँ कि जो कि इसका एहसाले सवाब उन तक पहुँचे। तो नहीं, तो आपने खुद कई जगह पे ये पूरी फाउंडेशन बनाई है या किसी के साथ आप कोलैबोरेट कर रही हैं या उनके साथ काम कर रही हैं? नहीं, मैं खुद ही अकेली कर रही हूँ। कोलैबोरेशन का सीन अभी तक कोई नहीं है, मतलब किसी के साथ कोलैबोरेट नहीं किया। और इसका ये है कि जो इसकी नीड्स वगैरह होती हैं कुछ, तो फिर उसके लिए मुझे जॉब करना पड़ी। मैं खुद भी एक स्टूडेंट हूँ, तो वो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था। इवन दैट मैंने घर में भी नहीं बताया था कि मतलब मैं जॉब कर रही हूँ, और ना ही उनकी तरफ से अलाउ था। तो लेकिन फिर भी मैंने अपनी फाउंडेशन के लिए जॉब की, तो जो सैलरी वगैरह आती थी फाउंडेशन पे लगाती थी, तो ऐसे थोड़ा थोड़ा करके तो बस। मतलब फाइनेंशियल उसको मेंटेन करने के हवाले से आपको ये चीज़ करनी पड़ी। ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से हम बात कर रहे थे, किस तरह हमने आगे बढ़ना है, हमें एक दूसरे को खुद ही मोटिवेट करना चाहिए। और औरतों के पास इतने ऑप्शंस हैं, अगर आप बाहर नहीं निकलना चाहती हैं या आपको परमिशन नहीं है बाहर निकलने की, अब इतनी ज़्यादा चीज़ें आ चुकी हैं कि आप घर पर बैठकर भी बहुत अच्छे तरीके से पैसे कमा सकती हैं और आगे बढ़ सकती हैं। ऑनलाइन कोर्सेज़ हैं, हम भी यहाँ पर मुख्तलिफ लोगों को बुलाते हैं, एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं, ताकि आपके लिए आसानी पैदा की जा सके, आपको पता चले कि आप कौन कौन से ऑप्शंस जो है ना वो अवेल कर सकते हैं। तो आज हमारे साथ इकरा मौजूद थी, इकरा लियाकत हैं। थैंक यू सो मच इकरा फॉर कमिंग हियर, बहुत शुक्रिया आपका। नोट पर मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अच्छे से वीकेंड मनाइएगा। आपसे मुलाकात होगी मंडे को, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।